12 के 12 तोपों ने 1 राउंड गन फायर जैसे किया और फायर करते ही पहला जो राउंड 40 तोप पर मैं था, पहला ही राउंड चौड़ी के ऊपर जहां हम लोगों को चाहिए था वही हिट हो गया। राशन भले ही मत लेके आओ, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा लेके आओ, क्योंकि हम राशन के बिना रह सकते थे। पार्ले जी का 2 रुपए का बिस्कुट पैकेट जेबों में रहता था। हमारे दिमाग में यही था किसी भी तरह दुश्मन को भगाना है। लगभग 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर हमने दागे थे। आपके माध्यम से बताता हूँ, जो सैनिकों को एक जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जब हम लोगों को एक बहुत सुनहरा मौका था, जो पार्लियामेंट में अटैक हो गया, राजस्थान बॉर्डर पर हम लोगों को लगा दिया गया। अनलोडिंग करते हुए धमाका हुआ जिससे मेरा हाथ उड़ गया। पेट में पूरा सिलेंडर लग चुके थे, पूरा छाती खुल चुकी थी, आंतरी वगैरह बाहर थी। ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं बचा था जो कि इंजर्ड नहीं हुआ हो। उन्होंने चेक किया, बोला सर इज द डेथ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो चेक करिए दोबारा। तो सीओ साहब के बोलने से डॉक्टर ने जब दोबारा चेक किया तो सर 5% चांसेस हैं थोड़ा बहुत बचने के, अगर इसके हाथ पांव काट दिए जाए तो। कई बार बहुत पीड़ा आती है कि मेरी 6 फुट से ज्यादा हाइट थी और आज 6 फुट से बंदा 3 फुट का हो गया सीधा। मगर फिर भी एक सैनिक है हम लोग, और मेरी खुद की एक इच्छा रहती है कि जब इंसान जिए तो स्वयं के बलबूते पर जिए। जनाजा ही दूसरों के कंधों पर जाता है। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भैया का के तवन संजय ढांडा के नाम और आज हम बैठे हैं हिसार जिले के गांव पाबड़ा में। कारगिल योद्धा आज मेरे साथ में बैठे हैं। हालांकि इन्होंने अपनी सेना के जो सर्विस के दौरान में बहुत कुछ देश के लिए किया है, तो साथ के साथ अपना बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन बिल्कुल भी मलाल नहीं और बिल्कुल हौसले के साथ में आज भी मतलब बैठे हैं। आप मेरे साथ देख सकें। बिल्कुल, मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पाबड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। सेना में भर्ती कब हुए थे सर आप? सेना में भर्ती आज से लगभग 28 से 30 साल पहले हुआ था। और ये प्राउड की बात है कि आज आप मेरा इंटरव्यू मेरी जन्मभूमि पर ले रहे हो। यहीं पर हम लोगों ने बड़े हुए हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। क्योंकि मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था, दूर दूर तक नहीं थे। आज बात करेंगे कारगिल के। ये युद्ध आप लोगों को सबको पता है, तो मीडिया के माध्यम से काफी जनता को जागरूकता बढ़ चुकी है कि भाई अपनी पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने और उनके जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। अच्छा। और उसके बाद में हम लोग जब हमारे सैनिक बर्फ पकड़ने के बाद में जब ऊपर चढ़ने लगे तो देखा यार अपनी पोस्टों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। और उनका टारगेट था अपना हाईवे जो श्रीनगर से लेह लद्दाख के बीच में जा रहा है उसको कैप्चर करना और फिर मनमाने तरीके से कुछ समझौता करके अपने पक्ष में लेना। मेन पक्ष उनका ये था कि कश्मीर में ये दिखाना कि कश्मीर हमारा है, मगर उस चीज को हम लोगों ने कामयाब नहीं होने दिया। हमारी पोस्टिंग बारामूला, आपने उड़ी सेक्टर नाम सुना, पट्टन के अंदर हम लोग थे। नीचे से फौज जो आने वाली थी वो काफी लेट हो रही थी, हम लोगों को मौका मिला। मेरी रेजिमेंट उस टाइम 1889 लाइट रेजिमेंट कारगिल थी। 120 मोटर AM50 हमारे पास थी। हमको 48 आवर्स का टाइम मिला, मगर 24 घंटों के अंदर ही हम लोगों ने अपनी तोपों को जो 3 बड़े पार्ट में खुलती है 68, 86 केजी, तो कंधों के ऊपर जवानों ने उठा करके और लगभग 9 से 10,000 हाइट के ऊपर हम लोगों ने तलवारी के ऊपर चढ़ा दिया था। और वहीं से भारत माता की जय बोल करके हमने लड़ाई शुरू कर दी। इससे ठीक है। लड़ाई में मेरी बटालियन के लिए शुभ संकेत ये था कि हमारे रेजिमेंट, एक देखा जाए तो मैं भारतीय तोपखाने से एक तोपची के रूप में हूँ। हमारे रेजिमेंट के पास जिसका नाम ही लाइट है, मगर हमारे रेजिमेंट का काम हाथी को भी गिराने वाला काम रहता है, क्योंकि चीटी है। इतनी बड़ी बड़ी B-4 तोपें रहती है हमारे पास में, 130 रहती है। सबको मौका मिला था, मगर हमारे रेजिमेंट को भी जब मौका मिला तो हमारी 12 के 12 तोपों ने 1 राउंड गन फायर जैसे किया और फायर करते ही पहला जो राउंड 40 तोप पर मैं था, पहला ही राउंड तलवारी के ऊपर जहां हम लोगों को चाहिए था वही हिट हो गया। हमारे लिए और मेरी बटालियन के लिए और मेरे खुद के लिए भी एक बहुत गर्व की बात थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ही बेस्ट फायरर था, मगर जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है तो वो गोला हिट हुआ और वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया और उसी डाटे के मुताबिक हम लोगों ने कारगिल जैसा युद्ध के ऊपर विजय हासिल किया। सर ठीक बात है। मैं अब ये जानना चाहूंगा सर, जो उस टाइम पर कारगिल का युद्ध हुआ था तो किस प्रकार के हालात थे? जैसे भी यूं भी देखने में आया था कि सैनिकों को अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको उनकी आंखें निकाल ली, इस प्रकार के बड़े मार्मिक मतलब बातें सुनने मिल रही थी। जो हमारी पेट्रोलिंग गई थी इन्फेंट्री की, जिसमें कि कालिया साहब को आप लोगों ने नाम सुना था ना, तो इनके साथ में बहुत दुर्दशा का व्यवहार किया गया था। एक्चुअली में नियम हमारा यही रहता है कि आप बंदी भी बना लो, लेकिन वो लोग आप लोगों को पता है कि वो देखते नहीं कि, क्योंकि हम लोग चाहे सैनिक वो हो चाहे हम भी काफी उनके सैनिक पकड़ते थे, मगर कभी ऐसा दुर्दशा व्यवहार करने, क्योंकि सैनिक की गरिमा रहती है चाहे वो किसी भी सेना का क्यों ना हो।
मगर अफसोस कि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और हमारे सैनिकों को उन्होंने टुकड़े भी कर दिए थे। तो काफी देश के अंदर आक्रोश था और फिर हम लोगों को भी जब ये बात पता चली, फिर हम भी सैनिक हैं और सैनिक यही है कि राष्ट्र के आन बान और शान के लिए रहते हैं, या तो बस मार दो या मर जाओ। मतलब ठीक बात है। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जिस टाइम पर कारगिल का युद्ध चल रहा है सर, तो मतलब उस टाइम पर टीवी चैनल भी दूरदर्शन नहीं हुआ करता और रेडियो भी सिर्फ रेडियो पे समाचार आया करते। हम भी, मैं जब 8वीं क्लास में था तो सुना करता, मेरे याद है चीजें कि भाई आज इतने सैनिक शहीद हो गए, तो मतलब भारत किसी का कर्जा कम करता है, कोई मारा जवान का नंबर तो नहीं आ गया। मतलब इस प्रकार के परिवार के हालात परिवार की हालत ये थी कि चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, घर वालों को तो पता नहीं था कि मैं कारगिल युद्ध में हूँ। क्योंकि लेटर वहां लिख नहीं सकते थे, किसी को टाइम ही नहीं था। आज इस पोस्ट पे हो, कल उस पोस्ट पे हो। हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को पास में आज भी मेरे पास वो कारगिल की ड्रेस रखी हुई, आज भी मेरे पास वो हेलमेट रखा हुआ है जिसको पहन करके मैंने युद्ध लड़ा था। मतलब हमारे साथी काफी चले गए थे। मैंने बोला ना, तलोइंग के ऊपर ही मैंने बोला था, हमारे जो भगत सिंह साहब जो अमरीशन लेके आते थे कि साहब राशन भले ही मत लेके आओ, अमरीशन ज्यादा से ज्यादा लेके आओ, क्योंकि हम राशन के बिना रह सकते थे। पार्ले जी का 2 रुपए का बिस्कुट पैकेट जेबों में रहता था हमारे। तो आप सोचिए उसके सहारे हम लोगों ने पूरा कारगिल जैसा युद्ध लड़ा हुआ है। कभी कभी राशन हमको मिलता था, जो कि जैसे बीच में ब्रेक मिलता था हम लोगों को, तो दूसरी बटालियन को आप लोग मुंह कराते थे, तब कभी ब्रेक में मिलता था, वरना राशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। हमारे दिमाग में यही था, क्योंकि अंडर 25 ईयर्स फोर्स थी सब। और हमारे दिमाग में यही था कि किसी भी तरह दुश्मन को भगाना है। हमारे भी काफी जवान चले गए। मेरा खुद का टाइगर हिल की जब हम लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे, तो मेरा दोस्त मुकेश कुमार की गर्दन यहाँ से उड़ गई थी और मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया है। बहुत पीड़ा होती है इन चीजों को देख करके। मेरी बटालियन ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया है और लगभग 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर हमने दागे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस अच्छे कार्य के लिए हम लोगों को 12 गैलेंट्री अवार्ड कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हर बटालियन को कारगिल लिखने का सौभाग्य नहीं मिला है। काफी रेजिमेंट थी जो कारगिल के अंदर थी, मगर कारगिल लिखने का उसको सौभाग्य मिला जिसने अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, हमने बेस्ट काम किया था, इसलिए हम लोगों को कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। तोप करने में जैसे बोफोर्स तोप की बात करेंगे, इसके बारे में बताओ सर। बोफोर्स तोप का मतलब कितना? बोफोर्स तोप देखो हमारे पास में उसके अंदर ऑटोमेटिक रहती है। एट ए टाइम मतलब 3 राउंड हम फायर कर सकते हैं। और उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, बटन दबाओ। लेकिन हम वो पीछे थी जो रोड अपना लेह लद्दाख और श्रीनगर टच करता है। मगर हम लोग बिल्कुल दुश्मन के पास थे, क्योंकि जो हमारे पास जो तोप रहती है 120 मोटर 50, वो 90 डिग्री फायर करती है। अगर आप दुश्मन अगर दीवार के पीछे ही बैठा हुआ ना, तब भी हम लोग बिल्कुल दुश्मन के पास में रहते हैं। हमारे पास में जस्ट इन्फेंट्री रहती है और जस्ट हम लोग रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 130 रहती है, उसके बाद रॉकेट रेजिमेंट रहती है, फिर बेफोर्स रहती है, जिसे किसी का 15,000 का मतलब क्या बोलते 1700 का रेंज है, किसी का 15 का, किसी का ऐसे डिस्टेंस में रहता है। मगर हम लोग दुश्मन के बिल्कुल पास में थे। और कारगिल युद्ध के अंदर हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं था। नॉर्मल ड्रेस पहन करके हमने युद्ध लड़ा था। मौसम की मार थी, आप मानोगे नहीं, -48 तक टेम्परेचर वहां पर चला जाता है। ठीक बात है। और वहां पर सूखी ठंड पड़ती है, जैसे अपनी भाषा में बोलते ना। और अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोग लगभग 16,000 की हाइट पे थे। ऑक्सीजन लेने की कमी थी और हम लोग दिन भर बहुत, जो आप चिट्ठी की बोले तो हमारे बहुत से आदमी साथ ही साथ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि आज 3 आदमी जा रहे हैं तो उसमें तीनों के तीनों नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों को भी नंबर लग रहा था कि मतलब कभी भी हपड़ा में नंबर आ सकता है। मेरा दोस्त मुकेश कुमार, हमने पंजाब के रहने वाले थे, मुकेश कुमार शर्मा जी और मैं, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी कि दोनों ने कसम खाई थी कि नई शताब्दी कौन देखेगा, और एक आदमी एक दूसरे का शहीद हो गया तो एक दूसरे के परिवार से मिलके आएंगे। मगर आज मेरा वो दोस्त साथ छोड़ के चला गया। उस टाइम बड़ी पीड़ा हुई थी कि भाई काश उसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, मगर जाको राखे चाहिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई थी। और आज भी जो आपके माध्यम से बताता हूँ, जो सैनिकों को एक जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज भी उनका पीड़ा कोई नहीं समझ रहा है। तो एक बदलाव की जरूरत है। अब पूरे देश को एकजुट होकर के भारतीय सेना को नमन करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना इस देश की एक ऑक्सीजन है, एक रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, दोबारा हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। मतलब, और मुझे भी बहुत प्राउड है, क्योंकि मैं पंचग्रामी गांव पाबड़ा में हमारे 5 गांव आते हैं, तो मैं इकलौता ऐसा शख्स था जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा। और मैंने जो बचपन में सपने देखे थे वो साकार हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फोटो के नीचे लिखे रहते थे वर्डिंग कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज भी बहुत प्राउडनेस की बात है कि भाई, क्योंकि आप हर चीज पा सकते हो मगर ये वर्दी नहीं पा सकते हो। तो बहुत प्राउड होता है कि हमें ये वर्दी पहनने का मौका मिला। और मैं आप जैसे भाइयों को, जहां तक आपकी बात जा रही है, यही चाहता हूँ कि हो सकता है जितने भाई भारतीय सेना में जरूर भर्ती हुए, तो देश की असली अगर सेवा करनी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई सेवा नहीं, सेवा सब आदमी कर रहे हैं, आप भी अपनी फील्ड में कर रहे हो, मगर जो राष्ट्र के प्रति वर्दी पहन के आप सेवा करोगे
तो एक अलग उमंग आएगी। मतलब इतिहास जो रचते हैं वो भारतीय सैनिक रचते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पर मतलब पत्थर और पहाड़ ये आपके दोस्त थे। बिल्कुल, पत्थर और पहाड़ थे। और कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जब लड़ाई खत्म हो गई थी, अच्छा, तो वहां पर एक्चुअली लड़ाई ना 15 से 20 जुलाई के आसपास खत्म हो चुकी थी, मगर डिक्लेयर 26 जुलाई को किया गया था। मगर हम लोगों को वहां पर उस टाइम मौका मिला था कि भाई फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो में कभी कभी ये चीजें सुनने को मिलती थी। अच्छा। कि भाई रामेर ने इसने लेटर डाला है। और अभी तो बॉर्डर फिल्म में, हाँ, बॉर्डर फिल्म में भी सीन लगा लो। बॉर्डर फिल्म में भी सीन की बॉर्डर के ऊपर आपने याद दिवा दिया। मतलब मैं सुनील शेट्टी ने रोल किया था, देखो आप, भैरव सिंह राठौर का, वो पिछले साल चले गए। मगर बड़ा अफसोस होता है कि ये जो फिल्मी हीरो भी हमारे ऊपर पिक्चर बनाते हैं और आम जनता अपने खून पसीने की कमाई उनके ऊपर डालती है, देखती है, मगर रियलिटी में कुछ नहीं होता। वो बेचारा इंतजार करते करते चला गया इस मातृभूमि से कि जिसने मेरा रोल किया कम से कम मुझे मिल तो ले। मगर बहुत अफसोस है। मेरे को एक मौका मिला उनसे मिलने का और मैंने अपने घर पर बुलाया, उनका सत्कार वगैरह किया, उनका आशीर्वाद लिया। ये मुझे प्राउड की बात है। और मैं आज भी ऐसे कार्य कर रहा हूँ जिससे कि जिसको जो गुमनाम की जिंदगी में जी रहे हैं, मतलब। ठीक बात है। और हमेशा मैं आपको यही बताता हूँ, जैसे कंडीशन आप बोल रहे थे कि चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों, सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। बहुत बढ़िया सर। मैं काफी देर से आपको देख रहा था, जब आप ड्रेसअप हो रहे थे, खाना खा रहे थे, तो ये जो आपकी गतिविधियां थी, ये जो आपने कारगिल में जो लड़ाई लड़ी, ऑपरेशन जो उसके बाद में पराक्रम, आपने मैंने आपको पता चला था अपने ऑपरेशन पराक्रम में भी आप गए थे। तो ये जो आपके साथ हादसा हुआ, यानी कि आपके दोनों पैर चले गए, एक हाथ भी आपका चला गया, मतलब आप जीते, मतलब मरते मरते बचे, इस प्रकार का ये हादसा कैसे हुआ? मैंने अपने जीवन के अंदर 3 पराक्रम में भाग लिया है। पहला मेरा पराक्रम था ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मुझे पहली बार वादियों में जाने का मौका मिला। हमारे रेजिमेंट को बांट दिया गया था गोलमार्ग, तंगमार्ग, आप लोगों ने नाम सुना, उड़ी सेक्टर जो मैंने बताया ना, तो वहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पट्टन के अंदर बांट दिया गया था। तो वहां पर हम लोग अपने AK-47 लेकर जगह गांव में आतंकवादी को ढूंढते थे। वहां पर मुझे ये मौका मिला। ऐसे काम करते करते मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। 2 महीने मैंने कोर्स किया, 2 महीने जनता को सिखाया। और उसके बाद मैंने रेजिमेंट की जो खुफिया विभाग, जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, उसमें काम करने का मौका मिला। 8 महीने तक उसमें मैंने काम किया और 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद दूसरा था ये, आपको बता रहा हूँ, ऑपरेशन ये तो ऑपरेशन विजय के अंदर मैंने बताया कि त्रोनिंग के ऊपर पहले हमसे घोड़ा निकला था। बाद ऑपरेशन पराक्रम में जब हम लोगों को एक बहुत सुनहरा मौका था, जो पार्लियामेंट में ट्रैक हो गया, राजस्थान बॉर्डर पर हम लोगों को लगा दिया गया। वहां पर काफी हमारे अंदर उमंग थी, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस था कि भाई हम लोगों ने हाईएस्ट लड़ाई लड़ चुके हैं, तो इसके ऊपर तो हम लोग और भी चक्के छुड़ाएंगे। और लोंगावाड़ा का नाम सुना हुआ था उस टाइम 71 वार का, तो वहीं पर हम लोगों को भी लगा दिया गया था। तो हम लोग अगोलाई लाठी रेंज में थे और वहां पर हम लोगों को 1 साल तक रहे, कभी यहाँ पर शिफ्टिंग करे, वहां पर फायरिंग करे, मगर युद्ध नहीं हुआ। और हम मेन लोकेशन हमारे सिकंदराबाद में आ गए। अनलोडिंग करते हुए धमाका हुआ, जिससे मेरा हाथ उड़ गया, पेट में पूरा सिलेंडर लग चुके थे, पूरा छाती खुल चुकी थी, आंतरी वगैरह बाहर थी। तो जब मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया, हम लोग 3 आदमी थे, एक हवलदार जी, मुझको लगी, एक को कुछ नहीं लगा। तो जब उसको उठा के ले गए, उन्होंने बोला कि दीपचंद भी अंदर है। अच्छा। तो मेरी मुझसे माचे पूरी जल चुकी थी, यहाँ पर पूरा मतलब ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं बचा था जो कि इंजर्ड नहीं हुआ हो। और मेरे को उस टाइम ऐसे हाथ लेके बैठा हुआ था और ऐसे ब्लड पूछा और लीवर में पूरा ब्लड निकल रहा था, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने 2 बार उठने की कोशिश किया, मगर उठा नहीं गया। उस टाइम मुझे 2 ही बातों का ध्यान आया। एक तो हनुमान जी का कि बजरंगबली, आज के दिन तो मृत्यु आ नहीं सकती, एक अपनी बीवी का कि तुम इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती हो। बस फिर उसके बाद में वहां पर आजू बाजू में आग लग गई, और एक तो मैं इंजर्ड था ही था, ऊपर से आग लग गई साथ में, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। फिर मेरे दोस्तों ने फटाफट बक्सा खींचा, पीछे मैं बैठा हुआ था, फटाफट आग बुझाई, मुझे उठाया। तो मुझे उठाए तो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि बिल्कुल इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि मुश्किल बचेगा। तो मैं उनको बोला था यार रो मत, उनको लग रहा था ये गरम गरम खून है, तो भाई इसलिए बोल रहे हैं। वो बोले आप चुप रहो। मैंने बोला आप मत रहो, कुछ नहीं होगा। बस ये बातें चल रही थी और मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में जैसे पहुंचा तो मेरे सीओ साहब को जैसे पता चला, जो हमारे कारगिल लड़ाई में थे, वो गाड़ी लेकर के भागे और चप्पल के अंदर ही। तो उसने बोला क्या है, तो डॉक्टर ने चेक किया, बोला सर इज द डेथ। तो सीओ साहब बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो चेक करिए दोबारा। तो सीओ साहब के बोलने से डॉक्टर ने जब दोबारा चेक किया तो सर 5% चांसेस हैं थोड़ा बहुत
बचने के, अगर इसके हाथ पांव काट दिए जाए तो ठीक है। सीओ ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे घर वाले तो रहते नहीं थे, फटाफट उन्होंने साइन किया और आप ऑपरेशन शुरू करिए, आप अपनी तरफ से कार्रवाई कीजिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। ठीक तो है। मेरे लिए मेरी बटालियन ने रात को ही मंदिर वगैरह खोला और पूजा पाठ शुरू कर दी और यहाँ पर ब्लड के लिए लाइन लगा दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो अच्छा। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था, और जब सवेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद निकले तो उन्होंने बोला था कि 72 आवर्स का टाइम है, इसको जब होश आएगा तब हम इसको आगे क्रिटिकल कंडीशन बताएंगे, क्योंकि जाकुर आंखें सही मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। तो फिर आंखें खुलने के बाद में मैंने देखा कि भाई मेरे दोस्त मेरे सामने खड़े हुए धानी संतोष, जो महाराष्ट्र के रहने वाले, उन लोगों ने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने समय समय सीओ को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया। और सीओ साहब मेरा जो कर्नल गिरीश कुमार महेंद्र था सेना मेडल, उनके मुंह से निकला कि सर अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोले सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हो? और सीओ साहब ने बोला सर मैंने देखा उस लड़के को, बोले और वो पिकअप कर जाएगा। बस वो सीओ साहब की वर्डिंग बोली राजा मैं आपके सामने हूँ, मतलब तो ठीक ठाक से बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हाथ इंजर्ड हुआ था, उस हाथ पे सर आज भी तान के सीना तान करके मतलब सैल्यूट करें सर। जय हिंद सर। जय हिंद। तो दिनचर्या कैसी रहे सर, मतलब किस तरीके से हैंडल कर ले हो? देखो दिनचर्या, एक तो दिव्यांग आदमी, एक तो बचपन से दिव्यांग होता है, उसके लिए बहुत आसान रहता है, और हमारे इस कंडीशन में दिव्यांग हो जाता है तो बहुत पीड़ा आती है। और दिव्यांग होने से पहले मैं क्रॉस कंट्री करता था, और राजस्थान के अंदर डिजिट एरिया के अंदर मैंने जब क्रॉस कंट्री 52 किलोमीटर किया था, मैं 2nd डिवीजन पर आया था, मतलब। अच्छा। तो कई बार बहुत पीड़ा आती है कि मेरी 6 फुट से ज्यादा हाइट थी और आज 6 फुट से बंदा 3 फुट का हो गया सीधा, मगर फिर भी एक सैनिक है हम लोग। ठीक बात। और मेरी खुद की एक इच्छा रहती है कि जब इंसान जिए तो स्वयं के बलबूते पर जिए, जनाजा ही दूसरों के कंधों पर जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये एक उमंग है, और हम छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हमारे माइंड में चलती है। ठीक बात। आपका माइंड क्या काम करता है, तो आप माइंड अपना सही रखिए और इस राष्ट्र को समर्पित हो जाइए। जिस तरह मैंने बोला ना।